आप हैं आपके अपने चैनल द बोधिसत्व वर्ल्ड पर। यहाँ हम हमारे मार्गदाता मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों को चाबी की के रूप में प्रयोग करके इतिहास के उन जंग लगे तालों को खोलेंगे जिन्हें अभेद्य दिखाने के लिए फर्जी साहित्य की रचना की गई है। और हम इस साहित्य के माध्यम से जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमारे समाज और महिलाओं के लिए उस समय संघर्ष किया था जब देशकाल और वातावरण बहुत ही ज़्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस तरह किसी पौधे को जिंदा रखने के लिए खाद पानी और हवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी महापुरुष को जीवित रखने के लिए उसके विचारों के प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। बाबा साहब जिनके दिल में हैं, वो समय निकालकर उनके भाषणों को जरूर सुनें। सभी भाषण वादन रोमांचकारी होने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। मद्रास की अस्पृश्य जनता ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दिनांक 28 फरवरी 1932 की सार्वजनिक सभा में जो अपूर्व, भरपूर और अद्भुत उत्साह के साथ स्वागत किया, उसका मुंबई की अस्पृश्य जनता को शायद अचरज नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपना विश्वास मुंबई की जनता ने कई बार व्यक्त किया है। इसके बावजूद मद्रास में डॉक्टर अम्बेडकर का जो भरपूर स्वागत हुआ, वैसा स्वागत मद्रास जैसे शहर में भी कभी कभार ही देखने को मिलता है। इस सभा में अस्पृश्य समाज के ही करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। हजारों लोगों को जगह न मिलने के कारण लौटना पड़ा था। अस्पृश्य समाज के लोगों के अलावा और ब्राह्मणेतर लोगों के अलावा अस्पृश्य हिंदू और ईसाई, मुसलमान आदि समुदायों के भी काफ़ी लोग उस सभा में इकट्ठा थे। शहर के अस्पृश्य समाज में से सभी जातियों के प्रमुख और कायदे काउंसिल के सभी अस्पृश्य प्रतिनिधि वहां हाजिर थे। ही साथ ही जस्टिस और मुसलमान पक्ष के प्रमुख नेता भी स्वागत के लिए उपस्थित थे। डिप्रेस्ड क्लासेस सर्विस आर्मी दलित समाज सेवा सेना संस्था के अध्यक्ष श्री सुंदरराव नायडू ने अध्यक्ष स्थान की शोभा बढ़ाई थी। पददलित लोगों का निर्भय और सच्चा प्रतिनिधि, इन यथार्थ शब्दों में डॉक्टर अम्बेडकर की पहचान अध्यक्ष ने वहां उपस्थित लोगों को दी और डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्य जनता की मानसिकता में कैसी विलक्षण और अपूर्व क्रांति करवाई है तथा उनके अंदर के खुद के इंसान होने के भाव को, उनके आत्मविश्वास को कैसे जगाया है, इस बारे में उन्होंने संक्षेप में जानकारी दी। अध्यक्ष के भाषण के बाद दलित समाज सेवा सेना, मद्रास प्रांत डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, दी प्रेसिडेंसी आदि द्रविड़ महाजन सभा, आद्यांध्र महासभा, अरुंधतीय महासभा, केरल डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, लेबर यूनियन और अन्य कई संस्थाओं की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर को मानपत्र और फूलमालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए गए। उपरिनिर्दिष्ट सभी संस्थाओं के और वहां इकट्ठा जनसमूह के प्रति अपने आभार प्रकट करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जब खड़े हुए तब उनके स्वागत में तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट हुई। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मद्रास की अस्पृश्य जनता तथा अन्य लोगों द्वारा व्यक्त किए गए अपनत्व के लिए मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अब तक अस्पृश्य समाज में अपने हकों के बारे में एकमत था और समाज पर उसका असर भी होता रहा। राव बहादुर M.C. राजा ने अचानक बिना किसी वजह के इस एकता को भंग किया और इस कारण पहले भी जो राह आसान नहीं थी वह अब और अधिक मुश्किल हो गई है। डॉक्टर मुंजे की भेद नीति का राव बहादुर राजा बहुत जल्द और अचानक शिकार हो गए हैं। राव बहादुर राजा अगर थोड़ा और सब्र कर लेते और पहले जो बात उन्होंने जाहिर की थी उसके अनुसार अगर नागपुर में सभा लेकर अस्पृश्य जनता का मत आजमाते और डॉक्टर मुंजे के साथ करार करते तो अपने समाज के लिए राजा अधिक सुविधाएं और अधिक लाभ पा सकते थे। आज उन्होंने कुछ सफ़ेदपोश नेताओं की निजी और शाब्दिक वाहवाही के अलावा कुछ भी नहीं पाया है। डॉक्टर मुंजे के साथ मेरी भी कई बार बातचीत होती रही है। उनके साथ मैंने पैक्ट नहीं किया, लेकिन उनके मेरे बीच कोई व्यक्तिगत वैर भावना नहीं है। परंतु मैं जानता हूं और डॉक्टर मुंजे भी जानते हैं कि वे अस्पृश्यता के सामने लाचार हैं। भेद डालने जैसी आसान बात ही वे कर पाए, क्योंकि यही एक बात बस वे कर सकते थे। लेकिन अस्पृश्य जनता की मनोभावना में बदलाव लाना उनकी पहुंच से बाहर की बात थी। मैं यह जान चुका, इसलिए उनकी व्यक्तिगत भेदनीति का असर मैंने अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया। लेकिन राव बहादुर राजा को आसानी से वे अपनी गिरफ्त में ले पाए। इतनी आसानी से राव बहादुर राजा उनके चंगुल में न आते तो बेहतर होता। संयुक्त चुनाव क्षेत्र, वोट डालने का सार्वजनिक अधिकार और अस्पृश्यों के लिए आरक्षित जगहें हों, इन बातों को मैंने निजी तौर पर पहले ही स्वीकार किया था। लेकिन मेरा मत देखने में भले राष्ट्रीय और व्यापक हो, किंतु अस्पृश्य जनता का इससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला है और इस बात के बारे में आप ही की कई संस्थाओं ने मुझे चेताया है। नागपुर में जैसे ही मैंने संयुक्त चुनाव क्षेत्र की बात को स्वीकारा तो राव बहादुर राजा ने मेरे बारे में कितना हल्ला मचाया था, यह बात आप में से कई लोगों को आज भी अच्छी तरह याद होगा। कल परसों तक राव बहादुर राजा का और अन्य प्रमुख नेताओं का मुझ पर लगातार दबाव बना हुआ था। ऐसे हालात में मैं अपनी निजी पसंद को परे रखकर अस्पृश्यों को जो चाहिए उसको स्वीकार किया, इसमें बुरा क्या किया। इसके अलावा गोलमेज परिषद में किन हालात में हम फंसे थे और वहां अल्पसंख्यकों का जो समझौता हुआ उसके लिए अस्पृश्यों की ओर से समर्थन देना किस प्रकार जरूरी और आवश्यक था, यह बात भी राव बहादुर राजा को अच्छी तरह पता है। इस करारनामे के बारे में अपनी सहमति और संतोष व्यक्त करते हुए कल परसों तक उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया था।
लेकिन अब वे इस समझौते को गलत बता रहे हैं। इसमें अब किसका अपराध है, इसका निर्णय जनता को ही करना होगा और जनता का निर्णय नेताओं को मानना होगा। अस्पृश्य समाज जब संगठित होगा और राजसत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेगा तभी उसकी अस्पृश्यता नष्ट होगी। जहां तक हो सके अपने ही खून पर और अपने सुख दुखों का अपने अनुभवों के आधार पर जिन्हें अनुभव होगा केवल उन्हीं पर भरोसा कीजिए। अन्यों के लंबे चौड़े आश्वासनों को और अच्छी अच्छी बातों में न आइए। राजसत्ता पाने के लिए एकता से, स्वावलंबन से और खुद की संघशक्ति पर विश्वास रखते हुए अगर आपने कार्य किया तो आज जो आपको तुच्छ समझते हैं और जैसे चाहे झुलाते रहते हैं, नचाते हैं, वही कल आपके पैरों पर लोट लगाएंगे और आपकी सदिच्छा और दोस्ती प्राप्त करने के लिए आप जो चाहेंगे वह आपके बिना मांगे आपको देंगे। स्वामी सहजानंद ने अध्यक्ष और मेहमानों को धन्यवाद दिया और रात 8 बजे सभा का कामकाज पूरा हुआ।